बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो आपका चैप्टर नंबर है 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। तो इस चैप्टर से संबंधित बच्चों जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी कि 1, 2, 3 और 4 मार्क्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर जो निकलेंगे वो सभी हम आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आने की, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका से संबंधित सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि कार्यपालिका होती क्या है, अर्थात कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये प्रश्न 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा और मैं आपको इसका अलग अलग आंसर भी बताऊंगा। पहले हम देखेंगे 2 मार्क्स में, ठीक है, फिर 4 मार्क्स में भी देखेंगे और 6 मार्क्स में भी। तो 2 मार्क्स में आप एक लाइन लिखेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान की शक्तियों का बंटवारा 3 संस्थाओं अर्थात 3 स्तर पर है, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का अर्थ क्या है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका है, यानी कि जो कानून बनाती है विधायिका, हमारी जो संसद होती है, संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, कार्यपालिका क्या करती है, उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका का नाम मात्र का एक उदाहरण होता है भारत का राष्ट्रपति, जिसे औपचारिक प्रधान कहते हैं। उसके बाद कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है आप ये बता देंगे। राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, प्रधानमंत्री भी, मंत्रिपरिषद भी, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा जिसे आप सिविल सेवा के सदस्य कहते हैं, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो कार्यपालिका क्या है बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति इसका नाम मात्र का एक उदाहरण है, अन्य जो सदस्य वो भी इसमें सम्मिलित है। 2 मार्क्स में आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि स्थायी कार्यपालिका, ठीक है, और राजनीतिक कार्यपालिका में क्या अंतर है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा कि राजनीति अर्थात सरकार से संबंधित। तो सरकार के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा जो सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं उनके लिए जो उत्तरदायी होते हैं उसे कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राजनीति एवं स्थायी कार्यपालिका में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, नागरिक सेवा क्या है, नागरिक सेवा किसे कहते हैं। तो शासन के कार्यकारी अंग जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहा गया है। अर्थात देखिए एक संगठन कैसा, तो जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही एवं प्रशासनिक मशीनरी सम्मिलित हो, ठीक है, इस ढांचे को सैन्य सेवाओं से अलग करने के लिए नागरिक सेवा कहा गया है। इनकी अहम भूमिका होती है नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में, उन्हें लागू करने में मदद करना था। जो नई सरकार जब बनती है, चुनाव जब होता है, तो ये नागरिक सेवा के जितने भी सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं, जो सरकार नई बनती है उसकी नीतियां बनाने में, उन्हें लागू करने में मदद करते हैं। इससे संबंधित बच्चों एक 6 मार्क्स का बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके 2 प्रश्न एक साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, एक है भारत के राष्ट्रपति और फिर है प्रधानमंत्री, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए जहां तक मुझे याद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में यह कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहली योग्यता तो आप सभी को पता होगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि व्यक्ति को जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम, यानी कि न्यूनतम अर्थात कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। एवं जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त ना हो, अर्थात कि उसने कोई अपराध अगर किया भी हो तो उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए एवं न्यायालय के द्वारा उससे कोई सजा नहीं मिली होनी चाहिए। एवं सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अगला वह लोकसभा
का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अर्थात यदि किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके अंतर्गत ये एक योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। और ये तो सिंपल सा है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। तो राष्ट्रपति पद के लिए ये कुछ 4-5 योग्यता है, जिसमें से जहां तक मुझे लगता है कि आपको सिर्फ 2 याद रखनी है, बाकी आप खुद ही रख सकते हैं। एक तो ये है कि न्यूनतम आयु और एक है लोकसभा का सदस्य। ठीक है, इसकी योग्यता रखता हूं। बाकी ये तो प्रधानमंत्री के लिए भी है, ये भी प्रधानमंत्री के लिए है और ये भी प्रधानमंत्री के लिए, तो सभी एक ही जैसे, बस आपको सिर्फ 2 पॉइंट अलग याद रखने हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो सिंपल सा, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के लिए कोई भी योग्यता का कोई वर्णन नहीं किया गया है संविधान के अंतर्गत। अब इसे आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए क्या है कि यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो संसद, ठीक है, संसद का जो सदस्य होता है उसकी जो योग्यता है वो उसके अंतर्गत जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब संसद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसकी उम्र जो है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, तो एज जो है वो संसद के सदस्य कितनी होनी चाहिए, 25, और एवं जो यही है वो प्रधानमंत्री के लिए भी है। अगला, ये तो सिंपल है कि किसी भी लाभ की पद पर आसीन ना हो एवं पागल तथा दिवालिया ना हो, सिंपल है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कभी संसद का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही चाहे उच्च सदन या फिर निम्न सदन दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य के रूप में उसे निर्वाचित होना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो नहीं होता है तो उसे पद से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पद के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए और ये राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है, भारत में संसदीय कार्यपालिका किस तरह की है आपको ये समझाना है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान कार्यपालिका का जो संसदीय स्वरूप है ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, हमें पता है। संविधान जो थे, संविधान निर्माता यानी कि जो संविधान बनाने वाले थे वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगाओ, यानी कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को ना दी जाए। अब भारतीय संविधान में ये जो संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है इसकी जड़ें उभरी थी 1919 और 1935 की जो संसदीय व्यवस्था थी उससे संबंधित। उसके बाद संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका या फिर जनता के प्रतिनिधियों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। उसके बाद भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, हमें पता है राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का तभी उपयोग कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद से सलाह लेता है। उसके बाद प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राज्यों के स्तर पर अगर हम बात करें तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है एवं राज्यों की एक मंत्री परिषद होती है, ये सभी मिलकर एक कार्यपालिका बनाते हैं। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका किस तरह की है और किस तरह से इसकी विशेषता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें कि सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को ना दी जाए। 1919 और 1935 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, 1935 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, इससे संसदीय व्यवस्था जो थी उसकी जड़ें उभरी थी। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका एवं जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका में शक्तियां किसके पास है, औपचारिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास, लेकिन उपयोग तभी कर पाएगा जब मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है एवं मंत्रिपरिषद होता है। तो भारत में कार्यपालिका का वर्णन जो है, कार्यपालिका किस तरह की है, उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या इतिहास है, ये सारी चीजें आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों वीटो शक्ति से संबंधित। ये एक राष्ट्रपति का काफी महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि आप अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा वीटो शक्ति किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के संबंध में पॉकेट वीटो क्या है। ठीक है, पॉकेट वीटो या फिर वीटो शक्ति। तो देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए
वीटो शक्ति का विशेष अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। अब ये होता क्या है, तो देखिए, सबसे पहला, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति को पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। अर्थात वीटो शक्ति को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी विधेयक भेजा गया है स्वीकृति देने के लिए, तो इस शक्ति का उपयोग करके क्या कर सकता है, वो उसे स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, उसे स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक विधेयक को छोड़ के, जो कि धन विधेयक, इस धन विधेयक को क्या होता है कि 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है, नहीं तो उसे पारित मान लिया जाता है। लेकिन क्या है, धन विधेयक को छोड़ के जितने भी विधेयक होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति एक लंबे समय तक अपने पास रख सकता है। इससे वह अपनी वीटो शक्ति के इस्तेमाल का मौका मिलता है, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अधिकार है राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में रख लिया, अब उसे कभी भी वो उसे दे सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के। तो ये क्या हो जाएगी, पॉकेट वीटो। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रपति के संबंध में वीटो शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के संबंध में पॉकेट वीटो क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, राज्यों में कार्यपालिका के संबंध में। राज्यों में कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, तो राज्यों में क्या होता है कि एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य में क्या होता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एवं राज्यों में मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, एवं बाकी के वही सिद्धांत जो कहां पे है, केंद्रीय सरकार में, ठीक है। तो राज्यों में कार्यपालिका कैसी होती है, राज्यों में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है जो कि केंद्र सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद राज्यों में क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री है, देश में क्या होता है प्रधानमंत्री, वैसे ही राज्य में होता है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, एवं जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसी तरह से बाकी की जो केंद्रीय सरकार यानी कि संसदीय व्यवस्था के जो अन्य जो पहलू हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, आखिर हमें राष्ट्रपति पद जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। मान लीजिए हमारे देश में राष्ट्रपति का कोई पद है, हमें पता है पद है वो संवैधानिक पद है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता आखिर क्यों है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, समझाइए। इस प्रश्न को इस तरह से घुमा के भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि मंत्री परिषद जो होती है वो विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मंत्री परिषद के पास विधायिका का समर्थन है तभी तक वो अस्तित्व में है, अगर जैसे ही वो समर्थन हट जाएगा जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाएगी। अर्थात मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, तब उसकी जगह एक नई मंत्री परिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब जब कोई मंत्री, सरकार का कोई प्रधान बचा ही नहीं है, क्योंकि प्रधान कौन होता है सरकार का, मुख्यमंत्री, देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो ऐसे में जब सरकार का प्रधान नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद तो भंग हो गई, तो ऐसे में हमें एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो। हमें पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थायी होता है, उसे सिर्फ आप महाभियोग के द्वारा ही हटा सकते हैं, जो कि काफी कठिन प्रक्रिया है। तो जिसका कार्यकाल स्थायी हो अर्थात राष्ट्रपति, एवं इसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल इसके पास शक्ति होती है, एवं देश को सांकेतिक रूप से ये प्रतिनिधित्व भी कर सके, ठीक है। अर्थात यदि देश में कुछ भी उस दौरान कोई निर्णय लिया जाना है तो ये संसद की सहायता से निर्णय ले सके, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसी संस्था चाहिए। तो उसके लिए कौन सबसे उपयुक्त रहेगा, राष्ट्रपति। तो इसलिए हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अर्थात मान लीजिए चुनाव हुआ, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, उस समय राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। अर्थात जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास एक अहम भूमिका होती है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि भाई वो देश के लिए एवं सरकार के लिए किस व्यक्ति को चुने एवं कौन से सही निर्णय लेने चाहिए उसे। उसके बाद जब सरकार स्थायी ना हो, यानी कि सरकार जो वो स्थायी ना हो, भंग होने की कगार पे हो, गठबंधन सरकार सत्ता में हो, अर्थात गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं
एवं राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। तो इस लास्ट पॉइंट से आपको क्या सीख मिली कि जब सरकार स्थायी ना हो, गठबंधन की सरकार सत्ता में हो, ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो सरकार में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए राष्ट्रपति का जो विशेष अधिकार है वो राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति पद की आखिर हमें आवश्यकता किस लिए पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी ही पड़ती है? अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, क्या वो राष्ट्रपति को हर हाल में माननी ही पड़ती है? इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको पता है राष्ट्रपति के पास औपचारिक रूप से कई सत्ता है, लेकिन वो उपयोग कब करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो कई मामलों में राष्ट्रपति को हर हाल में मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब वो कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से मामले हैं, कौन से वो डिसीजंस होते हैं जिसमें हर हाल में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ती है, वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन अथवा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अर्थात भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति शासन का अर्थात देश स्तर पर एवं जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक सत्ता हमें पता है किसके पास है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 74, ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, ठीक है, एवं राष्ट्रपति जो वो कैसे अपनी शक्ति का उपयोग करेगा इसके लिए एक अनुच्छेद 74 बनाया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान देश का प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को अपने अधिकार का प्रयोग उसी की सलाह के अनुसार करना होगा। अब जैसे कि देखिए कि राष्ट्रपति किसी वीसी अर्थात की नियम के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रपति को देश स्तर पर कोई नियम लागू करना है, मान लीजिए कि आपातकाल ही लगाना है, ठीक है, उसे स्वीकृति देनी है, तो इस संदर्भ में पुनर्विचार के लिए वो बोल सकता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई विधेयक है आपातकाल से संबंधित, वो संसद के द्वारा कहां भेजा गया है? राष्ट्रपति के पास में क्या कर दिया? उसे भेज दिया। तो यदि अब राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए कहां पर भी भेज सकता है? मंत्रिपरिषद के पास भी, ठीक है। पुनर्विचार के लिए सबसे पहले वो संसद भेजेगा, उसके बाद साथ ही साथ ये भी कर सकता है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। अर्थात आपातकाल से संबंधित जो एक विधेयक आया राष्ट्रपति के पास, उसने संसद में भेज दिया। अब राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया है वो कभी कभी क्या करता है कि कोई जरूरी है, आपातकाल है तो जरूरी होगा ही, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि भाई मंत्रिपरिषद से ना पूछेगा कि क्या हमें जो आपातकाल है ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या फिर आपके क्या विचार है। तो ऐसे में अगर मंत्रिपरिषद जो वो कहती कि हाँ लगा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ खास नियम में, कुछ अहम जो देश के लिए कानून बनाए जाते हैं उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति को हर हाल में मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, हालांकि यहाँ पे आपको पॉइंट तो 5-6 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो आपके काम के पॉइंट है वो 2 से 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ के रखना है कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि संवैधानिक तौर पर शक्तियां राष्ट्रपति के पास बेशक है, लेकिन बाकी जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के साथ है। अनुच्छेद 74 को आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी कोई विधेयक होता है किसी वीसी या फिर किसी नियम के संबंध में, यदि मंत्रिपरिषद से वो सलाह लेता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह जो है हर हाल में माननी ही पड़ती है। यही सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे और ये प्रश्न बच्चों ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा तो मात्र 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अर्थात अब हमें यहाँ पे आप चाहे तो महाभियोग का वर्णन कह सकते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है और महाभियोग का वर्णन कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण अर्थात संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति जो है
वो संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात अपने अधिकार जो है उससे बाहर कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब देखिए महाभियोग होता क्या है। महाभियोग जो है वो एक ऐसी अधिन्यायिक, अर्थात ये एक ऐसी न्याय की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाती है। अर्थात महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? संसद के द्वारा, एवं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में, अर्थात उच्च सदन या फिर निम्न सदन, दोनों ही सदन में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एवं प्रस्ताव की जो सूचना है, अर्थात मान लीजिए कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में देना है, तो इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले से ही दे देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि इस प्रस्ताव को मतलब कि क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने आप को स्पष्टीकरण देने के लिए जो उसके सबूत है वो उसको इकट्ठा कर सके, इसलिए 14 दिन पूर्व क्या होता है, महाभियोग की उसे सूचना देनी पड़ती है कि हम भाई आपके ऊपर महाभियोग चलाने वाले हैं, आप कर लो, आपको जो करना है। इस तरह से कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन में जांच की जाती है। अर्थात मान लीजिए कि ये जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में ये पास हो गया, उसके बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में ये पास हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए दूसरे सदन में उन आरोपों पर 2/3 बहुमत से यदि स्वीकार कर लिया गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अर्थात राज्यसभा ने पास कर दिया कि हाँ भाई इसे हटाना चाहिए, ये कारण सही है, और लोकसभा ने तो पास कर ही दिया, राज्यसभा ने भी अगर पास कर दिया कि हाँ भाई इसे हटा देना चाहिए, ये इसने गलत किया है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज ये है कि राष्ट्रपति को पहले सदन या फिर दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। अर्थात ये तो आपको पता ही है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्म करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसको स्पष्टीकरण देने का तो अधिकार है, चाहे वो वकील के माध्यम से हो, चाहे वो खुद देना चाहे। तो ये चीज जो है वो राष्ट्रपति के साथ भी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी महाभियोग क्या होता है एवं ये किस तरह से चलाया जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे उसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था हमारा, कार्यपालिका होती क्या है। अगली वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कार्यपालिका से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रश्न और 5 इंपॉर्टेंट और भी देखेंगे। तो राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, नागरिक सेवा क्या होती है, ये देखा हमने। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एवं भारत में संसदीय जो कार्यपालिका है इसकी विशेषता क्या है, ये इसका इतिहास क्या है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद हमने देखा वीटो शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति के संबंध में वीटो शक्ति क्या है, राज्यों में कार्यपालिका से आप समझते क्या है, राष्ट्रपति की पद की आखिर हमें आवश्यकता क्यों है, या फिर राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। एवं 9 था कि क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी ही पड़ती है। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है या फिर महाभियोग क्या होता है। बच्चों अब अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मैं जरूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉलो करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे छोटी छोटी अपडेट्स जो होती है वो आपको मिलती रहती है। चलिए हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रखिए सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।